जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम आज डिस्कस करेंगे बाल विकास यानी सीडीपी जो होता है आपका सब्जेक्ट सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन सभी को हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्याजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। भाई जो आपका जीन प्याजे महोदय थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसके अंतर्गत उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक बोल देते हैं आप, ठीक है। तो उसमें से जो पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक, ये आपकी 0 से 2 साल तक चलती है, 0 से 2 वर्ष तक चलती है। तो ये संवेदी गामक की विशेषता पूछी है आपसे। ऑप्शन है आपके ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, बी विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, सी तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, या डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। अब देखिए भाई जो बच्चा होता है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल की है, बहुत बच्चा छोटा है, शैशवावस्था एक तरह से, है ना। तो उस स्टेज में जो बच्चे की जो विशेषता होती है, बच्चा समायोजित करता है, वो करता है आपका अनुकरण करने की, स्मृति की एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण की जो क्षमता होती है, उसमें विशेषता होती है, वो अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, वो दूसरों को देखकर नकल करना। अनुकरण से मतलब एक तरह से नकल करना, किसी चीज के व्यवहार को देख करके आप खुद भी वैसा ही व्यवहार करना, तो अनुकरण होता है। स्मृति, मानसिक प्रस्तुतिकरण, ये सभी विशेषताएं आपकी संवेदी गामक की होती हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? अब देखिए भाई कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसके अंतर्गत उन्होंने 3 स्तर बताए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत, और तीनों के अलग अलग स्टेज भी बताई हैं तीनों स्तरों के। तो इसमें आपसे दूसरे स्तर जो है आपका परंपरागत स्तर यानी पारंपरिक नैतिकता वाला स्तर जो है आपका, उसकी तीसरी अवस्था को पूछा है कि उसकी तीसरी अवस्था कौन सी होती है। ऑप्शन आपके ए आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी कानून और आदेश का पालन अभिविन्यास, या डी सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। देखिए भाई जो आपका पारंपरिक नैतिकता है उसकी तीसरी अवस्था होगी, वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसकी तीसरी अवस्था क्या होगी? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो यहाँ पर क्या जवाब हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि भाई जो आपके लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने जो बाल विकास के बारे में क्या कहा है, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए यह संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है, सी ऑप्शन नंबर बी यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद है, या सी औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या डी यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो भाई देखिए वाइगोत्स्की ने जो बाल विकास के बारे में कहा है वो क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो ये विकास जो होता है बच्चे का, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। जो समाज के अंतर्गत इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रियाएं होती हैं, उसका उत्पाद होता है बालक का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रगतिशील कक्षा डैश डैश। ऑप्शन ए केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देती है, बी अधिगमकर्ताओं की अभिव्यक्ति विभिन्नताओं का सम्मान करती है, सी अंक उन्मुख होती है, या डी अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होती है। तो देखिए भाई एक प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, एक प्रोग्रेसिव जो क्लास होगी, वो क्या होगी आपसे पूछा है। तो वो होगी भाई जो अधिगमकर्ता होते हैं, लर्नर होते हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करती है। कि भाई देखिए आप सभी को पता होगा कि जो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक ऐसा नहीं है कि सभी समान होते हैं भाई, किसी ना हर किसी में किसी ना किसी तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, किसी ना किसी रूप में भिन्न होता ही है। रुचि में हो सकता है, वो हाइट में हो सकता है, ऊंचाई में हो सकता क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं, मानसिक डेवलपमेंट में भिन्न हो सकता है, उसका पहनावे में भिन्न हो सकता है, भाषा बोलचाल में भिन्न हो सकता है, वो किसी भी तरह से भिन्न हो सकता है। यही आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो जो लर्नर होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करे जो कक्षा, वो होती है एक प्रगतिशील कक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005, यानी यहाँ पर बात हो रही है आपसे एनसीएफ की। एनसीएफ 2005 जो है आपका, उसके अनुसार ऑप्शन ए बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बी बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है,
सी, बच्चे रटने के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। या डी, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भाई जो आपका एनसीएफ 2005 है वो क्या कहता है, उसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी है, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं उसमें एक्टिव रूप से वो उनकी भूमिका होती है, वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं ज्ञान के निर्माण करने में, ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अब यहाँ पर आरटीई की बात हो रही है आपसे। भाई आरटीई 2009 है, उसके अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। भाई जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको आरटीई 2009 के अनुसार किस प्रकार पढ़ना चाहिए, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपके ए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। बी, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। या सी, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। या डी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो भाई देखिए आरटीई 2009 है जो हमारा, ये आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था पूरे देश में, तो नहीं, किसी जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह को छोड़ करके ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो उसके अनुसार जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए आपकी समावेशी कक्षा में, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता है, भाई जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता होगी, कोई दृष्टिबाधित है तो भाई वो छू करके टच करके पढ़ सकता है ना। तो इस तरह से उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके, उनको समावेशी कक्षा में पढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब है, आरटीई यही वकालत करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। जो भाई आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार विद्यालयों के किस किस आयामों की प्रगति और अद्वितीयता को शामिल करना है। ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक। बी, संज्ञानात्मक भौतिक। सी, संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक। या डी, भौतिक क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, है ना। एक तरह से बोल सकते हैं इसको CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, है ना। CAP एक ये आपका जो बोलते हैं BS ब्लूम की थ्योरी से, है ना, CAP कैप एक तरह से, तो वो होता है आपका C से मतलब कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, A से अफेक्टिव भावात्मक और मनोगत्यात्मक मतलब साइकोमोटर डोमेन, है ना। तो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन ये होते हैं, इनको शामिल करना चाहिए NEP 2020 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। भाई जो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन होता है वो कैसे हो सकता है। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बी, रटने को प्रोत्साहित करके। सी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। या डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो भाई देखिए शिक्षण से अधिगम पर जो बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है वो तभी हो सकता है कि जब बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएंगे आप, बच्चे को सेंटर में रख करके आप जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षण प्रक्रिया है उसको करेंगे, तब आप जो अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है। भाई जो हार्वर्ड गार्डनर था उन्होंने बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है सभी को पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग पूछा है कि जो आपके भावात्मक अवस्था होती है, संवेग होते हैं, आपका अभिप्रेरणा होती है यानी मोटिवेशन होता है, उसको जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा है उन्होंने। ऑप्शन ए, भाषाई बुद्धि। बी, तार्किक बुद्धि। सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। या डी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो देखिए इसको कहा है हार्वर्ड गार्डनर ने अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल बुद्धि, है ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोला है, क्योंकि भाई देखिए अंतर्वैयक्तिक है, आपकी भावना है, भावना आपकी अंदर होती है, संवेग है वो आपके अंदर होते हैं, अभिप्रेरणा मोटिवेशन वो भी आपकी आंतरिक क्षमता है, आंतरिक वो है योग्यता है आपकी, तो वो आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कही जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाई जो भाषा का अर्जन होता है और उसका विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि पूछी आपसे, वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी जन्म पूर्व अवधि या डी प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो देखिए भाई भाषा के अर्जन और विकास के लिए सबसे अधिक जो संवेदनशील अवधि है वो है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था। जैसे यानी कि आपकी जैसे ही शैशवावस्था खत्म होने को होती है और बाल्यावस्था स्टार्ट होती है, वो अवस्था जो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं उसको, तो वो आपकी सबसे संवेदनशील अवधि होती है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? जो गत्यात्मक मूल्यांकन होता है वो क्या समझने में मदद करता है भाई? ऑप्शन ए बच्चे का बौद्धिक स्तर, बी समकक्षियों की तुलना में छात्र का संबंधित पद, सी बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, या डी कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं है, कि भाई बच्चा जो है वो नॉर्मल जो नियमित विद्यालय होते हैं उसमें पढ़ने के लायक है भी या नहीं भी। तो भाई क्या समझने में मदद करता है गत्यात्मक मूल्यांकन? तो वो करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि जो बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं होती हैं, कि बच्चे की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं अधिगम की, उनको पहचानने में वो मदद करता है गत्यात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। भाई जो केवल कागज पेंसिल से जो आकलन होता है, जांचों द्वारा आकलन होता है, वो कैसा होता है, क्या होता है उससे? ऑप्शन ए आकलन को सीमित कर देता है, बी सकल आकलन को बढ़ावा देता है, सी समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या डी निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो भाई देखिए केवल कागज पेंसिल वाला जो आकलन होता है वो क्या करता है, वो आकलन को सीमित कर देता है, कि भाई आकलन एक तरह से उस कागज पेंसिल में ही सिमट कर रह गया है, वो सीमित हो गया उसका दायरा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी कक्षा में आप पाते हैं कि पढ़ाई में लंबे अंतराल के कारण कुछ विद्यार्थी एक प्रसंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? भाई आपकी कक्षा है, आप पढ़ा रहे हैं उस किसी कक्षा में, तो आप पाते हैं कि जो पढ़ाई में आपका कोई गैप हो गया, लंबा अंतराल हो गया है कुछ विद्यार्थियों का, तो वो उस विद्यार्थी उस प्रसंग को समझ नहीं पा रहे हैं, अंतराल लंबा हो गया भाई, तो वो नहीं समझ पा रहे उस प्रसंग को। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? ऑप्शन ए उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यक व्यवस्था करेंगे, बी अभिभावकों से कहेंगे कि घर पर मदद की व्यवस्था करें, सी अपनी कक्षा को जारी रखेंगे, या डी प्रधानाध्यापक से मदद लेंगे। तो भाई देखिए आपको क्या करना है, ये पूछा गया है, तो आपको करना है भाई उन लोगों के या उन छात्रों के लिए आप अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, यानी एक्स्ट्रा क्लासेस जो बोलते हैं आप, उनकी व्यवस्था करेंगे आप उनको। जैसे अगर वो प्रसंग नहीं समझ आ रहा है तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के लगा करके उनको वो चीज़ें समझानी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? अब जो वंचित बालक की विशेषता कौन सी नहीं पूछा आपसे? ऑप्शन ए जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, बी आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, सी भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, या डी उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। अब वंचित बालक की विशेषता नहीं पूछा आपको, नहीं को बहुत ध्यान देना आपको, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो वो नहीं होगा आपका। विशेषता कौन सी नहीं होगी इसमें से? ऑप्शन नंबर ए जो है, ये विशेषता इनकी वंचित बच्चों की नहीं होती है, कि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, ये उनकी विशेषता नहीं होती है। बाकी ये तीनों विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। भाई जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन ए कुछ भी नहीं सीख सकते, बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, सी बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो कम होती है, या डी बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो भाई देखिए अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं वो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो अधिगम निर्योग्यता है उनकी, अधिगम अक्षमता है उनमें, तो वो जो अधिगम के कुछ पक्ष होते हैं उनसे संघर्ष करते हैं उसको सीखने में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है? अब भाई शिक्षक से संबंधित पूछा है आपसे, बच्चे से संबंधित नहीं पूछा। यहाँ पूछा आपसे कि सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंध रखता है, वो पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए बैठने की उचित व्यवस्था, बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, सी पाठ्यक्रम की प्रकृति अथवा सीखने के अनुभव, या डी विषय सामग्री में महारत। तो देखिए भाई जो सीखने को प्रभावित करेगा वो शिक्षक से संबंधित कारक वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी की विषय सामग्री में महारत।
क्योंकि भाई अगर विषय सामग्री जो उसकी विषय पढ़ाएगा, जो टॉपिक पढ़ाएगा, वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उसमें अगर उसको महारत हासिल नहीं है या उसको अच्छे से उसकी नॉलेज नहीं है तो वो सीखने को प्रभावित करेगा, सीधी सी बात है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा? ऑप्शन ए, दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या क्या सोपान अपनाए? बी, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विविध घटक क्या हैं? सी, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? या डी, एक मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? अब भाई देखिए, इसमें से आपको ये छांटना है कि भाई कौन सा प्रश्न ऐसा है जो विद्यार्थियों में जो अधिसंज्ञान कौशल होता है उसको बढ़ावा देने में मदद करेगा, उनके संज्ञानात्मक स्तर को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, क्या भाई दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए। भाई आपको कोई सवाल दिया गया, उसको सुलझाने के आपने क्या क्या स्टेप अपनाए, क्या क्या आपने विधियां लगाई, क्या क्या मेथड लगाए, है ना, तो क्या क्या स्किल्स लगाई उसमें। तो ये आपका सवाल जो है वो अधिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, स्किनर ने वकालत की है कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब, भाई स्किनर के अनुसार जो सीखने की संभावना कब अधिक होती है, आपसे सीधा सीधा यही पूछा गया। ऑप्शन है आपके ए, सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या किया जाता है। बी, एक व्यवहार का अवलोकन प्रदर्शन द्वारा किया जाता है। सी, व्यवहार उत्तेजना के लिए प्रतिवाद प्रतिक्रिया बन जाता है। या डी, व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। तो देखिए भाई स्किनर के अनुसार जो सीखने की संभावना होती है वो होती है आपकी इनाम, पुरस्कार और दंड के साथ, यानी कि इनाम और पुरस्कार के साथ। तो पुनर्वलन किया जाता है जैसे, तो उन्होंने स्किनर ने जो आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया उसमें चूहों का प्रयोग किया था, उसमें यही तो था, उस सिद्धांत में भी पुरस्कार और दंड का प्रयोग ही तो किया था, उसके साथ पुनर्वलित किया था उनको। तो उसने सीखने की संभावना बताई थी कि यहाँ से अच्छा सीख सकते हैं, तो व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित करते हैं तो आप पुरस्कार और दंड के साथ, तो वहाँ से स्किनर के अनुसार सीखने की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। भाई कोई रेखा नाम की टीचर है, अध्यापिका है, उन्होंने क्या किया है भाई कि अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दे दिया है ना, तो उसके अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। अब मानचित्र के अंतर्गत जो आए हैं उसके अनुमान लगाए, अनुमान के पूछा है कि अनुमान लगाकर आप मुख्य नगरों के स्थान बताइए, उसको प्रोत्साहन कर रही है कि आप उत्साहित कर रही है टीचर बच्चों को कि आप अनुमान लगा करके ये बताइए कि मुख्य नगरों के स्थान कहाँ कहाँ पर हैं भारत के मानचित्र में। तो उसका ये शिक्षण जो है, उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? ये शिक्षण उपागम जो है ये कहलाएगा क्या? ऑप्शन ए, रटना। बी, खोज शिक्षण। सी, अभिनव अनुदेशन। या डी, अनावृत शिक्षण। तो देखिए भाई वो कहलाएगा आपका खोज शिक्षण। भाई खोज शिक्षण ही कहलाएगा। आपने जो टीचर ने क्या करा है, टीचर ने भारत का मानचित्र दिया है बच्चों को, अब बच्चे अंतर्ज्ञान या अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बता रहे हैं, एक तरह से खोज रहे हैं। भाई ये खोज शिक्षण ही तो हुआ, खोज के बता रहे हैं यहाँ पर ये स्थान हो सकता है, यहाँ पर इंदौर हो सकता है, यहाँ जबलपुर हो सकता है, यहाँ नोएडा है, यहाँ आपका दिल्ली है, ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तो ये आपका खोज शिक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। भाई अक्सर ये बोला जाता है, ये तर्क दिया जाता है कि जो पुरस्कार देते हैं आप, तो वो अधिगमकर्ता जो लर्नर को अभिप्रेरित मोटिवेशन करने का सही तरीका नहीं है पुरस्कार देना। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन ए, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। बी, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। सी, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है। या डी, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती हैं। तो भाई देखिए पुरस्कार देना क्या होता है? भाई पुरस्कार देना होता है किस प्रकार का मोटिवेशन है, किस प्रकार का अभिप्रेरणा है पुरस्कार देना होता है बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य प्रकार का अभिप्रेरणा होती है। तो वो पुरस्कार देना इसलिए उत्तम तरीका नहीं माना जाता है क्योंकि वो एक बाह्य प्रेरणा है जिसके कारण जो बच्चे की या लर्नर की या अधिगमकर्ता की आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो क्षीण हो जाती है, उसकी एक तरह से घट जाती है उसकी आंतरिक प्रेरणा, क्योंकि बाह्य प्रेरणा उसका पुरस्कार मिल रहा है तो उसकी आंतरिक प्रेरणा क्षीण हो जाती है उससे, इसीलिए वो उत्तम तरीका नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है दोस्तों,
तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।